हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीएस जेएम फोर्थ सेमेस्टर में जो पेपर सेकंड है आपका, जिसका नाम भारत में शिक्षा के समकालीन मुद्दे या फिर कॉन्करेंट इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इस सब्जेक्ट के हम लोग 40 सुपर 40 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि चैप्टर वाइज करेंगे। अकॉर्डिंग टू चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने निकाल लिए हैं और चैप्टर वाइज सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में 4 चैप्टर के 40 क्वेश्चंस निकाले गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, विधिवत समझते हुए एंड आपको समझाते हुए चलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये पेपर 2 है आपका, जैसा कि मैंने बताया। चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है भारत में आधारभूत एवं प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य एवं शैक्षिक संरचना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है शिक्षा 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। यानी कि जो शिक्षा है वह 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। कौन सी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या फिर नर्सरी। इसमें से कौन सी शिक्षा है जो 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? तो वह आपकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो जाएगी। कौन सी शिक्षा हो जाएगी डियर फ्रेंड? पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको दी जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना व सामाजिक अभियोजन व शिष्टाचार को समझने में मदद करता है। कौन सी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक या बाल शिक्षा। डियर फ्रेंड, देखिए यहाँ पे जो शिक्षा हमारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि 3 से 6 आयु वर्ग का बच्चा यानी कि 3 से 6 साल का बच्चा है, तो उसके अंदर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उसके अंदर शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना। बच्चा साफ सफाई पे ध्यान दे, बच्चा जो है दूसरों का कहना माने, पेरेंट्स का जो पैर छू करके विद्यालय आए, घर में जो मेहमान आए उससे नमस्ते करे, उसके अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप करना है ना, सामाजिक अभियोजन, शिष्टाचार सीखे। ये उद्देश्य होता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बालक को ये सब चीजें सिखाने का, है ना। ऐसा तो नहीं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बालक को हम टेक्नोमेट्री पढ़ाने लग जाएंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य बालकों में विकसित करना है। क्या विकसित करना है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है कि बच्चे में, बालक में सांवेगिक विकास हो, बच्चे का बौद्धिक विकास हो, बच्चे का शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, इमोशन डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, इमोशनली बच्चा भी डेवलपमेंट हो। तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? द बेस्ट वन क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत करने वाले कौन थे? ईसाई मिशनरीज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की थी, मॉन्टेसरी ने या फिर महात्मा गांधी जी ने? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा वो भी भारत में शुरुआत करने का श्रेय ईसाई मिशनरियों को जाता है। किसको जाता है? ईसाई मिशनरियों को जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे जो आपका है वह राइट है। कोठारी आयोग ने 1966 से 1986 तक कितने प्रतिशत शिशुओं की शिक्षा व्यवस्था करने का सुझाव दिया था? आपको बताते चलें, इन्होंने 50% शिशुओं की शिक्षा व्यवस्था करने का सुझाव दिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे वह राइट हो जाएगा एंड हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोठारी आयोग, है ना, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, उन्हीं के नाम पे इसको कोठारी आयोग कहा जाता है। कोठारी आयोग 1964-66 ने जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समकालीन व्यवस्था की सिफारिश की वह है, क्या है? वह आपकी 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं, 3 से 6 साल के बच्चे हैं जो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। शुरुआत से यही क्वेश्चन 3-4 बार घूम गया है ना, लैंग्वेज चेंज हो गई है, ऑप्शन वही है, या तो 3 से 6 वर्ग या फिर पूर्व प्राथमिक। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आपने खूब पढ़ा होगा लेकिन आपको गुमराह कर देगा, आपको भ्रमित कर देगा, है ना, तो आप उससे भ्रमित ना हो क्वेश्चन से।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। जो हमारी कक्षा 3 से 6 साल की पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य है। बच्चों का उचित पोषण, शारीरिक विकास हो। जी हाँ, अभी हमने पीछे पढ़ा, जो पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती है उसका उद्देश्य है कि बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट हो, इमोशनली डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, उसके अंदर हम गुड हैबिट्स को डेवलप कर पाएं, बच्चे का स्वतंत्र वातावरण में मानसिक यानी कि मेंटल डेवलपमेंट हो, बच्चे की जो सृजनात्मक शक्तियां हैं वो भी डेवलप होनी चाहिए, बच्चा कुछ क्रिएटिव करे। तो ये सारे ही शिक्षा के उद्देश्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा एंड हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा विकास के लिए भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है। उचित व्यक्तित्व निर्माण के लिए, बच्चे की सही डायरेक्शन में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो पाए, उसके लिए भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ भी आपका राइट हो जाता है। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी कब शुरू किया गया था। जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसका नाम डीपीईपी है, यह आपका 1994 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? 1994 में, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाता है। एंड हम बात करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर की बात करने से पहले हम आपको बता दें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। एक मिनट आपका लेना चाहेंगे एंड हमारे जो नोट्स है वो हम आपको दिखा देते हैं। पेड नोट्स लेने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 9628182649 9628182649। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा जो कंटेंट होता है वह चारों पेपर का फुल सब्जेक्टिव कंटेंट मिल जाता है, क्योंकि सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे आप तभी आप ऑब्जेक्टिव में बेहतर कर पाएंगे। फुल चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव कंटेंट मिलता है चारों पेपर का, ठीक है, चाहे आपके पास ऑप्शनल में योगा हो या फिर मेजरमेंट हो। और फुल चैप्टर वाइज 1 लीनियर निकाले जाते हैं, ताकि अगर बच्चा ऑब्जेक्टिव नहीं भी पढ़ता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 लीनियर में यानी कि एक लाइन में 1 से 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी दिए जाते हैं जो आपके पिछले साल से 2 पेपर फुल मैच करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, जो मार्केट में नया ऑब्जेक्टिव टाइप कंटेंट आया है वह भी हम साथ में इसके लगा के आपको दे देते हैं, ताकि अगर आपने एक जगह पैसा लगा दिया है तो बाहर से आपको कुछ भी खरीदना ना पड़े, इसलिए, ठीक है। तो हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता, खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, ठीक है। तो आइए मैं एक बार अपने नोट्स दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले आपको 1 लीनियर दिखा देते हैं कि एक एक लाइन में क्वेश्चन किस तरीके से कंप्लीट किए गए हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं ये 1 लीनियर है ना। जैसे लॉर्ड कर्जन ने सन 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था। शिमला शिक्षा सम्मेलन में कर्जन ने भारतीयों के एक भी प्रतिनिधि को इसमें स्थान नहीं दिया था। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। लंदन विश्वविद्यालय का सन 1898 में पुनर्संगठन हुआ। लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी सन 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। इस तरीके से एक एक लाइन में चैप्टर वाइज एक एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उनको निकाला गया है। इसकी जगह पे अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं भी पढ़ते हैं देन नो प्रॉब्लम, सारा कंटेंट, सारा सिलेबस आपका इसी में कवर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहें तो हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी क्लास। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, बहुत ही मजेदार क्लास एंड एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के द्वारा प्रस्तावित जो नवीन शिक्षा संरचना है वह क्या है। आपकी जो 1986 थी उसमें तो 10+2+3 हम लोग खूब पढ़ रहे थे कि ये है, लेकिन अब आपका क्या है 3+5+3+4 है, 5+3+3+4 है, या फिर 5+4+2+4 है। डियर फ्रेंड, भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो NEP 2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई नई शिक्षा संरचना है वो आपकी 5+3+3+4 है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। ओके, राइट ऑप्शन बी है यहाँ पे। छात्रों के मूल्यांकन हेतु मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित की जाने वाली संस्था होगी। कौन सी संस्था है जो छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में स्थापित की जाने वाली, वह आपकी संस्था कौन सी है? परख संस्था है। क्या संस्था है, क्या नाम है उसका? परख, PARAKH, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ भी आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है कितने वर्ष के बच्चों के लिए?
6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 3 से 18 या फिर 3 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए। ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है वह 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वह 6 से 14 थी, लेकिन अब यहाँ पे 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है एकल खिड़की प्रणाली किससे संबंधित है? जो एकल खिड़की प्रणाली है सामाजिक रूप से वंचित समूह हैं उनके लिए, उनसे रिलेट करती है, आर्थिक रूप से वंचित समूह से रिलेट करती है, या फिर दोनों से। तो यहाँ पे एकल खिड़की प्रणाली जो है वह सामाजिक रूप से वंचित समूह और आर्थिक रूप से वंचित समूह दोनों से रिलेट करती है। ऑप्शन आ और बा यहाँ पे राइट हो जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब अस्तित्व में आया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वह आपका 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया, यानी कि यहाँ भी आपका ऑप्शन ए जो है वह राइट हो जाता है। यूजीसी के द्वारा प्रकाशित सूची में शामिल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 40, 35, 30 या फिर 49? 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आपका क्या है? 49 है। क्या राइट? यूजीसी के द्वारा जो भी सूची प्रकाशित की गई है उसमें जो केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं उनकी संख्या 49 है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा में 2035 तक प्राप्ति हेतु सकल नामांकन अनुपात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया गया है? 50, 40, 35, 25%। कितना? इसमें आपका 50% निर्धारित किया गया है। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त संस्था है कौन सी? इसमें आपकी जो डीम्ड विश्वविद्यालय है यह संस्था जो है वो यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत विशेष अधिकार इसको प्राप्त हैं। कि संस्था को? डीम्ड विश्वविद्यालय को। ठीक है, इसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, लेकिन एनईपी 2020 के तहत जो डीम्ड विश्वविद्यालय होते थे जिसको विशेष अधिकार प्राप्त थे वह प्लस अब जो हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं इनके लिए जो नियम होंगे, प्रवेश के नियम होंगे, एडमिशन के जो नियम होंगे वो सब समान होंगे। ठीक है, एनईपी 2020 कहती है कि अब इनके नियम समान होंगे, भेदभाव नहीं होगा, अंतर नहीं होगा। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया था? तो इसको 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किस राज्य में देश के सर्वाधिक राज्य विश्वविद्यालय स्थित हैं? ऐसा कौन सा राज्य है? तो वह आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में देश के सबसे अधिक राज्य विश्वविद्यालय स्थित हैं। आपका कानपुर भी, जो आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी है यह भी राज्य विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। आपकी प्रयागराज यूनिवर्सिटी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है। संसद अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली संस्था कौन सी है? वह आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय। संसद अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली संस्था आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यानी कि ऑप्शन यहाँ भी आपका ए राइट है। संबद्ध कॉलेज प्रणाली की समाप्ति होगी कितने वर्षों के अंतराल में? 10, 15, 12, 20। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यानी कि 15 वर्षों के अंतराल में जितने भी संबद्ध कॉलेज प्रणाली है उनकी समाप्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाता है। एंड यहाँ से अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर 3 को डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि हमारे कंटेंट के साथ में जो मैं बता रहा था, जो मार्केट में कंटेंट नया आया है फुल ऑब्जेक्टिव, वह भी प्रोवाइड कराया जाता है। उसकी कंप्लीट पीडीएफ बना करके आप तक शेयर की जाती है विधिवत तरीके से, ताकि आपको ये ना लगे कि जो मार्केट में कंटेंट है वो हम पढ़ नहीं पाए या संडे वो हमें प्रोवाइड नहीं कराया या हमको वो पढ़ना चाहिए, खरीदना चाहिए। ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। जो भी ये मॉडल पेपर आए हैं मार्केट में उसकी कंप्लीट पीडीएफ अब तक सारे पेपर्स की प्रोवाइड कराई जाती है। चैप्टर 3 का नाम है भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य एवं शैक्षिक संरचना। आइए इस चैप्टर को समझते हैं, विधिवत तरीके से इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही लोगों का डैश में मदद मिलती है। किस में मदद मिलती है? शिक्षा के माध्यम से ही। तो शिक्षा के माध्यम से ही क्या शिक्षित करने में मदद मिलती है, समाज को सुसंस्कृत बनाने में मदद मिलती है, या फिर दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं? तो मुझे लग रहा है दोनों ही बातें सही हैं। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे लोगों को
शिक्षित करने में मदद मिलती है और समाज को भी हम सुसंस्कृत बना सकते हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा को नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत डैश विभाजित किया गया है। किसमें विभाजित किया गया है? अभी हमने आपको बताया था 5+3+3+4 में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ भी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज किसी भी देश की उच्च शिक्षा व शोध उस राष्ट्र के डैश का आधार होते हैं। उस डैश के यानी कि उस राष्ट्र के विकास का आधार होते हैं, प्रगति का आधार होते हैं, या दोनों ही बातें सही है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो किसी भी देश की जो उच्च शिक्षा और शोध है ना, वो उस राष्ट्र के क्या हैं? उस राष्ट्र के विकास का आधार होते हैं, उस राष्ट्र की उन्नति, प्रगति, सफलता का आधार होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वह राइट हो जाएगा। किस सन में संसद द्वारा कानून बना करके यूजीसी का गठन किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर आपका 1956 हो जाएगा डियर फ्रेंड। ठीक है, 1956 में संसद द्वारा कानून बना करके यूजीसी का गठन किया गया था। भारत की प्रस्तावित शिक्षा नीति का भी एक प्रमुख लक्ष्य यह है कि साल डैश तक उच्च शिक्षा के लोगों का नामांकन कम से कम 50% तक बढ़ाया जाए। तो इसमें आपका 20 से 30 तक या 32 तक, 35 या फिर 38। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साल 2035 तक, ये क्या लिखा है? ये साल 2035 लिखा है। क्वेश्चन कहता है वर्तमान में कितने भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं? तो वर्तमान में जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है वो आपके कितने हैं? 20 हैं। कितने हैं? 20 हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूजीसी के कार्य हैं। यूजीसी के क्या कार्य हैं? यूजीसी शिक्षा में नवीनतम मानकों पर नियमों को फ्रेम करता है। यह मंडल और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर नजर रखता है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र और राज्य सरकारों के सलाहकार के रूप में काम करता है। या फिर सारी ही बातें यहाँ पे सही आपको बताते चलें, ये सारे ही कार्य किसके हैं? यूजीसी के हैं। किसके काम है ये? यूजीसी के कार्य हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI एक वैधानिक निकाय की परिकल्पना की गई जिसके कार्यक्षेत्र हैं। तो जिसके कार्यक्षेत्र में आपका विनिमय भी आता है। इसका कार्यक्षेत्र क्या है? विनिमय भी है। मान्यता, वित्त पोषण भी इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। शैक्षिक मानक निर्धारण भी HECI के वैधानिक निकाय जो है इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वह राइट हो जाएगा। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। HECI भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता क्या है? दोहरे नियमन की समस्या को हल करने के लिए इसकी जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। शैक्षिक गुणवत्ता पर बल दिया जाए, इसके लिए हमें HECI की आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। प्रदर्शन का मूल्यांकन, संस्थानों का परामर्श, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, इसके लिए भी हमें इसकी आवश्यकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर, ये सारी ही आवश्यकताएं HECI को जो है कि महत्वपूर्ण बना देती हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब अस्तित्व में आया? तो यह आपका 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अस्तित्व में आया। ऑप्शन जो ए है आपका वह राइट हो जाएगा। एंड अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। देखिए चैप्टर का नाम है प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से संबंधित समवर्ती मुद्दे। ओके, आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत सामने आया? तो ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 है, यह भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के तहत सामने आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? आया तो ये 2009 में था, लेकिन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? जुलाई 2004 में, जुलाई 2005 में, जुलाई 2006 में या फिर जुलाई 2007 में। 4 ऑप्शन है, राइट्स में से क्या होगा? राइट होगा आपका जुलाई 2004 में। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आपकी जुलाई 2004 में शुरू की गई। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है शिक्षा सहयोग योजना कब शुरू की गई? जो शिक्षा सहयोग योजना है
यह आपकी 31 दिसंबर 2001 में शुरू की गई। शिक्षा तक सबकी पहुंच व धारण संबंधी मुद्दों की योजनाएं हैं। कौन सी योजनाएं हैं? सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, महिला समाख्या योजना। शिक्षा तक सबकी पहुंच क्या है? शिक्षा तक सबकी पहुंच व धारण संबंधी मुद्दों की जो योजनाएं हैं वह आपकी ये सभी योजनाएं हैं, चाहे वो आपकी सर्व शिक्षा अभियान हो, SSA हो, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना हो, महिला समाख्या योजना हो, ये सारी इससे इंक्लूड हैं इसमें। मध्याह्न भोजन योजना कब लागू की गई थी? मध्याह्न भोजन योजना का राइट आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1995, 16 अगस्त 1995, 17 अगस्त 1995 या फिर 18 अगस्त 1995। डियर फ्रेंड, आपको बता दें जो हमारी मिड डे मील स्कीम है, मध्याह्न भोजन योजना है, यह आपकी 15 अगस्त 1995 में लागू की गई। ऑप्शन यहां भी आपका क्या है? जो ए है वह राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज बालिका शिक्षा के महत्व को बताते हुए किसने कहा था एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, परंतु एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है? ऐसा कहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ट्रांसजेंडर के अधिकारों को कानूनी सहायता कब मिली थी? कानूनी सहायता इनको कब मिली थी? 5 दिसंबर 2019 को। कब मिली थी? 5 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन बी जो है वह राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपको बता दें ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड जो नंबर हमने दिया है वह नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका ये बीएड 4th सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर है, अच्छा करना चाहते हैं तो फटाफट इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं आप, जिसमें आपको फुल कंटेंट मिलता है एंड आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। आपको यही फायदा है हमारे नोट्स लेने का कि आपके बाहर से कुछ नहीं लेना है एंड बेस्ट कंटेंट आपको यहीं मिलता है। 9628182649, ठीक है। चलिए, ट्रांसजेंडरों की शिक्षा के अवसरों की समानता के संदर्भ में समाधान हेतु जो सुझाव हैं वो क्या है? पहला, विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में इनके प्रवेश को सुनिश्चित करना चाहिए, बिल्कुल यह भी एक सुझाव है। पाठ्यक्रम व पुस्तकों में तृतीय जेंडर का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षित ट्रांसजेंडर को विद्यालयों में शिक्षण का अवसर दिया जाए, बिल्कुल शिक्षण का अवसर दिया जाए, पढ़ाने का, यानी कि एज अ टीचर उनको लिया जाए, बिल्कुल डेफिनेटली बात बहुत सही है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। एंड कल हम लोग चैप्टर नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी, थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि पेड स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा उसमें बिजी हैं, इसलिए क्लासेस जब आएंगी तो कंटिन्यू आती रहेंगी। एंड क्लास कैसी कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।